हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है हमारा विद्युत विभव एवं धारिता। उसका जो टॉपिक है हमारा विद्युत धारिता। तो आज विद्युत धारिता से रिलेटेड चीज़ों को हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि विद्युत धारिता क्या है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। विद्युत धारिता, यहाँ अगर हम देखते हैं विद्युत धारिता क्या होता है जी। विद्युत धारिता, अगर हम इस धारिता शब्द को समझे बच्चों, तो धारिता का मतलब होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना। ठीक है, धारिता का मतलब है धारण करना। अब क्या धारण करना, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड हम लेकर के चले तो यहां से ये आएगा आपके आवेश और विभवांतर से रिलेटेड। तो अगर हम विद्युत धारिता की बात करते हैं, विद्युत धारिता होता क्या है? जब आप किसी चालक को आवेश प्रदान करते हैं, जब हम किसी चालक को क्या करते हैं, आवेश प्रदान करते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, या फिर मैं ये कहूं कि विभव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से? अगर हम ये मान करके चलें कि हमारे पास कोई चालक है और उस चालक को हमने क्यों आवेश दिया? क्या आवेश दिया जी? क्यों? तो एक बड़ा इसमें एक ये भी सिंपल है कि अगर आप ये क्यों आवेश आपने दिया, तो क्यों आवेश देने पर इस चालक के विभव में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और चालक का विभव ये अनुक्रमानुपाती होता है आवेश के, यानी कि क्यों अनुक्रमानुपाती V, यानी ये जो चार्ज क्यों है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया विभव के। ठीक है, तो जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाएंगे, तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने पर यहाँ पे क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट होता किसके इक्वल है? अगर हम इस कांस्टेंट की बात करें, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे जी? एक कांस्टेंट लेंगे और वो कांस्टेंट होता है हमारा C। ठीक है, यहाँ C क्या है? यहाँ C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक, यहाँ यहाँ जो C है आपका एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। अगर यहां से हम C की वैल्यू निकालें तो भाई C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V। तो यहां से भी आप इस धारिता को परिभाषित कर सकते हैं। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कि किसी चालक को दिया गया आवेश या किसी चालक की धारिता उस दिए गए आवेश के बराबर होती है तो चालक के विभव में एकांक परिवर्तन कर दे। यानी कि अगर हम यहां लेकर के चलें कि V की वैल्यू क्या है, अगर हम 1 वोल्ट लेकर के चलें तो C किसके इक्वल होगा? क्योंकि यानी कि आप इसे फिर कैसे डिफाइन कर सकते हो?
कि किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक में एकांक विभव परिवर्तन कर दे। यानी कि अगर आपके चालक में विभव में परिवर्तन क्या हो रहा है, 1 वोल्ट हो रहा है, तो चालक को जो दिया गया आवेश है वो चालक की धारिता के बराबर होगा। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जी, मात्रक की, तो मात्रक में आप अगर देखें कि भाई क्यों क्या है आपका, क्यों है आवेश, और आवेश की जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम, और वी है आपका विभव, तो कूलाम पर क्या आ गया, वोल्ट। लेकिन इस कूलाम पर वोल्ट को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, और वो पर्टिकुलर नाम क्या है, वो है बच्चों फेरड। क्या है जी, फेरड। क्या कहते हैं इसको, फेरड। जी जी, यानी कि इस वैद्युत धारिता का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, फेरड। इस फेरड को अगर आप एक माइक्रो और मैक्रो लेवल पर लो तो आप इसे ऐसे भी हम आता है कि अगर कहीं पर 1 माइक्रो फेरड लिखा हुआ है तो ये इसकी जो आप लिख सकते हो 10⁻⁻6 फेरड, और अगर 1 मिली फेरड है तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻3 फेरड। तो जनरली फेरड क्या है, आपका मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चे, ये आपका धारिता का मात्रक है। और इससे आगे अगर हम देखते हैं, विद्युत धारिता के आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम ये देखते हैं कि किसी गोलीय संधारित्र की धारिता अगर हम निकालते हैं, या किसी गोलीय चालक की धारिता हम निकालते हैं, हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी धारिता क्या होगी, किसी विलगित अब विलगित का मतलब क्या होता है, विलगित का मतलब होता है बच्चों आइसोलेटेड, यानी कि जिसके आसपास कोई और चालक ना हो। तो किसी विलगित चालक के लिए धारिता, किसी विलगित चालक के लिए धारिता कितनी होगी, अगर विलगित चालक के लिए धारिता हम निकालते हैं तो यहां हम लेकर के चलेंगे कि भाई अगर हम ये मान करके चलें कि हमारे पास ये कोई चालक है, कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। क्या है जिसकी त्रिज्या, आर। ये हमने माना कि एक गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक की धारिता क्या है, वो धारिता ही हमको निकालनी है। और हमने माना कि इस चालक को जो आवेश दिया गया है वो है प्लस क्यू आवेश। इस चालक को क्या आवेश दिया गया है, क्यू, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर। जी जी, ये गोलीय चालक है जिस पर क्या है, एकांक धनावेश है। क्या है बच्चों, एकांक धनावेश है, और इस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है, आर। ये इसका केंद्र है ओ। तो अगर हम ये देखें कि इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, तो अगर हम विभव निकालते हैं कि भाई गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव क्या होगा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर अगर विभव की बात करें तो भाई v का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 और q/r। क्या होगा, q/r। लेकिन ये r क्या है, ये डिस्टेंस है, तो सरफेस से डिस्टेंस को आप क्या ले सकते हो, ये आपका रेडियस के इक्वल होगा, तो कैपिटल आर। पर परिभाषा से अगर हम देखें तो इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी,
परिभाषा से गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता, तो इस गोलीय चालक की धारिता होगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू नहीं पता। अब क्योंकि आपने जब ये चार्ज को क्या माना है, Q माना है, तो यहां पर आप इस स्मॉल चार्ज की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल Q आप यहाँ रख लेंगे, ये कैपिटल। तो C इक्वल टू Q अपॉन V। अब अगर हम V की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R। तो Q से Q क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का व्यंजक। ये आपका विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता निकल करके आ गई है। इसमें अब अगर हम देखें कि ये तो हमारा निर्वात के लिए है, और यदि ये क्या हो, यही चीज अगर आपकी किसी माध्यम में रखा हो, ये विलगित गोलीय चालक किसी माध्यम में हो, तो यहाँ पर ये जो निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ हट करके बच्चों आपका माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी, यानी कि एप्सिलॉन आ जाएगा। और एप्सिलॉन की जगह आप के इंटू एप्सिलॉन 0 भी रख सकते हैं। तो ये आया हमारा किसी विलगित गोलीय चालक के लिए, किसी विलगित गोलीय, हाँ जी गोलीय, हम यहाँ पे किसी विलगित गोलीय चालक के लिए धारिता का व्यंजक हमने क्या कर लिया, ये ऑब्टेन कर लिया है। बेसिकली कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। इसके बाद आता है हमारा संधारित्र। क्या है जी, अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, संधारित्र। अब संधारित्र क्या होता है, इसी में धारिता से आगे अगर हम देखते हैं संधारित्र, तो संधारित्र क्या है जी, संधारित्र एक ऐसा निकाय है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बोल लीजिए या एक निकाय बोल लीजिए कि जिसमें आप किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उस पे ऊर्जा एवं आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। यानी संधारित्र में क्या होता है, ये आपका एक ऐसा निकाय होता है जिसमें किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना ही उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही आता है कि भाई संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो सेम वही फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि किसी संधारित्र के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक आवेश होता है, उस आवश्यक आवेश को हम कहते हैं संधारित्र की धारिता। क्या कहते हैं जी, संधारित्र की धारिता। तो अगर यहाँ आप इसकी परिभाषा देखते हैं संधारित्र क्या है, तो सिंपली आप लिख सकते हैं अपनी बुकों से भी, जो मैंने बोला ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। क्या की जा सकती है जी, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब संधारित्र की जो धारिता वो तो सी ही आप लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे आता है, अगर मैं आगे कहूँ कि संधारित्रों का संयोजन, क्या जी, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र को का संयोजन क्या है जी, संधारित्रों के संयोजन से मतलब है कि जब आप 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक साथ कनेक्ट करते हो तो किस प्रकार आप उनको जोड़ सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन होता है आपका 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका श्रेणी संयोजन,
और एक होता है आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन यानी संधारित्रों का एक तो हो गया श्रेणी संयोजन और एक हो गया बच्चों आपका समांतर संयोजन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें श्रेणी संयोजन की, यहां हम देखते हैं कि संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, पहले वाले को हम देखे ले रहे हैं। अगर संधारित्रों के श्रेणी संयोजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर हम ये लेकर के चले कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं, कौन कौन से, C1, C2 और C3। हमने माना कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है। अब इन तीनों को श्रेणी संयोजन में जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी संयोजन में बच्चों क्या होता है, अगर आप किसी एक संधारित्र की, तो संधारित्र में क्या है, बेसिकली आपकी दो प्लेट होती हैं। क्या होती है संधारित्र में, दो प्लेटें होती हैं। तो अगर आप किसी संधारित्र की एक दूसरी प्लेट को, सेकंड प्लेट को किसी दूसरे संधारित्र की फर्स्ट प्लेट के साथ जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है वो आपका श्रेणी संयोजन कहलाता है। कैसा जी, श्रेणी संयोजन। अगर हम माने यहाँ ये कोई बैटरी है, जी, प्लस माइनस, हमने माना कि इस बैटरी का जो विभवांतर है वो क्या है, V। अब ये है हमारा C1, ये संधारित्र C2, ये संधारित्र C3। तो अगर ये देखें कि यहाँ पे ये प्लस आवेश, ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये आपका माइनस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि या तो आप ये कहें कि किसी एक संधारित्र की दूसरी प्लेट को जब दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का संयोजन आपका श्रेणी संयोजन कहलाता है। या बच्चों आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी संधारित्र की एक ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की धन प्लेट के साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का संयोजन आपका श्रेणी संयोजन कहलाता है। क्या संयोजन कहलाता है जी, श्रेणी। अब इस श्रेणी संयोजन की एक खासियत होती है कि यहाँ पर हर किसी संधारित्र के लिए जो विभव का मान है वो अलग अलग होता है। आप अगर हम ये देखें कि अगर इसके लिए क्या है विभव V1, दूसरे संधारित्र के लिए V2 और तीसरे संधारित्र के लिए V3। ठीक है। अब ये जो संधारित्र है, अगर इनका आवेश हम क्या लें, क्योंकि श्रेणी संयोजन में आवेश सभी पे क्या होता है, समान। भाई तीनों ही, ये जो आपके तीनों ही संधारित्र हैं, तीनों पे आवेश क्या है, समान है, क्योंकि श्रेणी संयोजन में आवेश हमेशा समान रहते हैं और इनके विभव क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि बच्चों अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट संधारित्र के लिए अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, विभवांतर देखते हैं, भाई जनरली हमें पता है कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। और यहाँ से अगर मैं V1 की वैल्यू निकालूं, तो C इक्वल टू Q अपॉन V से अगर हम V1 निकालें तो Q अपॉन C1। अब दूसरे संधारित्र के लिए अगर प्लेटों के बीच विभवांतर देखते हो, Q अपॉन C2। और थर्ड के लिए Q अपॉन C3। क्लियर। भाई जो तीनों आपके संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों के लिए अगर विभवांतर क्या है, V1, V2 और V3 है। तो अब अगर हम इनका कुल विभव देखें,
अगर कुल विभव की मैं बात करूं तो क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू, क्यों देखो सभी में कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर लिख ले रहे हैं, 1/C1, 1/C2 और 1/C3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम ये माने बच्चों कि यदि इस संयोजन का जो तुल्यधारिता है अगर वो CS है, यदि संयोजन की तुल्यधारिता क्या हो, CS हो, तब आपका V क्या होगा, Q/CS, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब अगर हम देखें समीकरण एक और दो से, फर्स्ट तथा सेकंड से, अगर आप ये देखो बच्चे, आप इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कंपेयर करें तो Q से Q कंपेयर हो गया तो आपका 1/CS किसके इक्वल आएगा, तो 1/CS आपका इक्वल आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि आपका ये आ गया श्रेणी संयोजन। इसी प्रकार अगर आपके पास संधारित्र 3 से ज्यादा है तो वो भी ऐसे ही जुड़ते हुए चले जाएंगे। बस बच्चों आपको यहाँ पे बेसिक सी एक चीज आपको याद रखना है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन सभी संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है और इन संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। अब आगे अगर हम देखें इनके समांतर संयोजन की बात करते हैं, क्या जी, संधारित्रों का समांतर संयोजन। क्या देखते हैं जी, समांतर संयोजन। अब समांतर संयोजन में क्या होता है कि यहां भी हम वही अपने 3 संधारित्र लेके चल रहे हैं जिनकी धारिता क्या है, C1, C2 और हमारा C3। ठीक है, हमने माना कि 3 संधारित्र है हमारे पास, तो इनमें क्या है, पता कैसे चलेगा, अगर हम देखें समांतर संयोजन का कैसे पता चलेगा कि आपके जो संधारित्र हैं अगर इन संधारित्रों की जो सारी पॉजिटिव प्लेटें हैं, अगर आप सारी पॉजिटिव प्लेटों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कि जो संधारित्रों की जो फर्स्ट प्लेट है, अगर सारी फर्स्ट प्लेटें एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और सारी सेकंड प्लेटें एक दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो इसको हम कहते हैं समांतर संयोजन। जी जी। अब आप अगर इसे देखते हैं तो सारी जो धन प्लेटें हैं आपकी वो हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है और सारे ऋण प्लेटों को दूसरे पॉइंट पर, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, समांतर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, समांतर संयोजन, यानी समांतर कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया। ये हमारा धन सिरा, ये ऋण सिरा। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या होता है, समांतर संयोजन में विभव तो होता है समान, तीनों के लिए, तीनों संधारित्रों के लिए विभव क्या होगा, समान होगा, लेकिन इनके जो आवेश होंगे, आवेश तीनों पर अलग अलग
होगा। यहाँ अगर हम देखें Q1, इसका आवेश Q2 और इसका आवेश Q3। तो जनरली हमें परिभाषा से भी पता है कि भाई C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। और यहां से अगर मैं कहूं कि Q की वैल्यू क्या होगी, P डॉट V। ठीक है, तो अगर हम इस जो हमारा पहला संधारित्र है, अगर इसके लिए हम आवेश देखते हैं कि इसके लिए आवेश क्या होगा, तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C डॉट V से C1 डॉट V। क्यों? क्योंकि विभव तो हमारा समान रहेगा, यहाँ जो विभवांतर है तीनों के लिए क्या रहेगा, V ही रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम Q2 लें तो C2 डॉट V, और अगर हम Q3 लें तो C3 डॉट। अब अगर इस संयोजन में हम कुल आवेश की बात करते हैं, तो इस संयोजन का कुल आवेश Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। रखो जी, वैल्यू पुट कर लीजिए सबकी। आप देखिए V कॉमन आ रहा है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों में ही क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे समीकरण फर्स्ट आप बना सकते हैं। अब अगर हम ये लें कि यदि संयोजन की तुल्यधारिता, यदि संयोजन की तुल्यधारिता Cp हो, तो तब Q इक्वल टू क्या होगा, Cp डॉट V। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब अगर आप ये देखें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखते हो, LHS दोनों के बराबर है, तो RHS अगर आप इक्वल लेकर के चलेंगे और आप इनका कंपेयर करेंगे तो Cp क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया। अगर आप ये देखें, ठीक है भाई, अगर आप ये समांतर में अगर आप संधारित्रों को जोड़ते हैं तो तुल्यधारिता क्या आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि अगर आप ये देखें कि भाई श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में बेसिक से आपको दो चीजें याद रखनी है कि श्रेणी संयोजन में विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है प्रत्येक संधारित्र के लिए, और उनमें आवेश का मान होता है समान। जबकि जब हम समांतर संयोजन की बात करते हैं तो समांतर संयोजन में क्या होता है, तीनों संधारित्र के लिए विभव का मान तो समान रहेगा, लेकिन इनका आवेश क्या होगा, तीनों के लिए अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन के लिए आप तुल्यधारिता निकाल सकते हो। इसी के साथ साथ बच्चों एक आता है आपका मिश्रित संयोजन। मिश्रित संयोजन में हम क्या काम करते हैं, इस संयोजन में हमारे कुछ संधारित्र तो सीरीज में जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, और कुछ को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल्स में हमें काम आता है, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये दोनों ही संयोजन के जो व्यंजक हैं यही ज्यादा मालूम किए जाते हैं, जो कि आज हम अपनी अपनी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक लेकर के। और बच्चों अगर इन चीज़ों से रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट वगैरह हैं तो हमारी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर कराएंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।